मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम एक नए विचारक के साथ चर्चा करेंगे और उनका नाम है जॉन लॉक। ये बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के लिए और एमए फाइनल के उन विद्यार्थियों के लिए जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट संविदावादी या समझौतावादी ग्रुप का चयन करते हैं, जिसमें हाब्स, लॉक, रूसो तीन विचारक आते हैं। उनका चिंतन हम पढ़ रहे हैं। हॉब्स के अध्ययन के बाद दूसरे महत्वपूर्ण जो संविदावादी विचारक हैं वो हैं जॉन लॉक। और जॉन लॉक को उदार और सीमित शासन का पोषक विचारक माना जाता है। उनका जो काल है 1632 से लेकर 1704 ईस्वी तक है। जॉन लॉक 1632 में ब्रिटेन के एक मध्यम वर्गीय प्यूरिटन संप्रदाय के एक परिवार में उनका जन्म हुआ। और उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो पूर्णतः उदारवाद से प्रभावित था। और यही वजह है कि जॉन लॉक के उदारवादी चिंतन पर भी महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। उनके उदारवादी विचार क्या हैं? जहाँ तक उनकी एजुकेशन की बात है, शिक्षा की बात है, तो वो प्रारंभिक शिक्षा उनकी वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुई थी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो उपाधियां हैं उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और इसके पश्चात इसी विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्यापन का कार्य करवाया। उसमें अधिक रुचि नहीं होने के बाद उन्होंने डॉक्टर डेविड के नाम के एक चिकित्सक के निर्देशन में डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की और शीघ्र ही एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। एक चिकित्सक के रूप में वो लॉर्ड एस्ले के संपर्क में आए और उनके निकटतम व्यक्ति हो गए। वह उससे इतने प्रभावित हुए कि 1666 में अर्ल ऑफ शेफ्टबरी होने के बाद उसने अपना निजी चिकित्सक और सचिव उनको नियुक्त कर दिया। जहाँ तक जॉन लॉक के ऊपर प्रभाव की बात है तो वो उदारवादी विचारक है और अन्य विचारकों की भांति जो तात्कालिक समय की परिस्थितियाँ थी उनका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ा है। तो एक परिस्थिति तो उनके परिवार की थी। हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वो उदारवादी परिवार था। तो उस परिवार के उदारवादी और प्योरिटनवादी वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ा। उसके परिवार के जो उदारवादी मित्र थे उनके चिंतन ने भी उनको प्रभावित किया। दूसरी जो परिस्थिति थी, पार्लियामेंट और राजा के बीच में चलने वाला संघर्ष और ब्रिटेन की 1688 की गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति ने उसके चिंतन को बहुत प्रभावित किया। पार्लियामेंट और राजा के बीच जो सत्ता का संघर्ष चला, गृहयुद्ध हुआ, उसमें पार्लियामेंट के पक्षकारों की विजय हुई और क्रामवेल की अध्यक्षता में ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना हुई। और 1658 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन में राजतंत्र की स्थापना हुई। चार्ल्स द्वितीय सम्राट बने। 1685 ईस्वी में उसका उत्तराधिकारी जेम्स द्वितीय सम्राट हुआ और सम्राट बनते ही सत्ता के प्रश्न पर उसके और पार्लियामेंट के बीच में पुनः संघर्ष हुआ। और फाइनली पार्लियामेंट ने हॉलैंड से प्रिंस विलियम को बुलाकर उसे सम्राट बनाया और बिल ऑफ राइट्स के माध्यम से पार्लियामेंट ने अपने अधिकारों में कमी कर सत्ता की अंतिम शक्तियां
अपने हाथ में कर ली, और इन सब का लाख के उदारवादी और सीमित शासन के समर्थक होने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये प्रस्तुतियाँ उनके जीवन पर पड़ी। लॉक के व्यक्तित्व के बाद उनके कृतित्व पर चर्चा करें। लॉक ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। सहिष्णुता पर पहला पत्र, शासन पर 2 निबंध, सहिष्णुता पर दूसरा पत्र, मानव समझ पर लेख, सहिष्णुता पर तीसरा पत्र, सहिष्णुता पर चौथा पत्र, और कैरोलिना के संविधान के मूल तत्व। ये उनकी कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये आपको भलीभांति परिचित है। जो उनका जीवन परिचय हम प्राप्त करते हैं, तो हम देखते हैं कि लॉक जो है मानव समाज के मंच पर एक लेखक और दार्शनिक के रूप में सामने आते हैं। और लॉक ने अपने गहन अध्ययन और समृद्ध अनुभव के आधार पर राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, शिक्षा, अर्थशास्त्र, प्रकृति विज्ञान, उद्यान विज्ञान जैसे विषयों पर 30 से अधिक ग्रंथों का प्रणयन किया है। और उनमें ये कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। सबसे जो प्रसिद्ध कृति है उनकी शासन पर 2 निबंध है, 2 treatises on गवर्नमेंट। इसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत का उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और 1690 में शासन पर 2 निबंध पहली बार प्रकाशित किया गया, लेकिन उस पर लेखक का नाम नहीं था। लेकिन जो लॉक के समकालीन व्यक्ति थे उनको ये ज्ञात था कि ये कृति उन्हीं की है। तथापि इसको गुप्त रखने का बहुत दिनों तक वो प्रयत्न करता रहा। इसका कारण ये था कि उसको ये आशंका थी कि यदि स्टुअर्ट राजा पुनः सत्तारूढ़ हो जाएंगे तो लेखक को दंड मिल सकता है। तो शासन पर 2 निबंध जैसा कि नाम से ही ज्ञात है, 2 निबंधों का संग्रह होने के कारण 2 खंडों में विभाजित है ये। इसमें प्रथम खंड में लॉक ने राजाओं के दैवीय अधिकार की पुष्टि फिल्मर द्वारा किए गए तर्कों का खंडन और उसकी आलोचना की है। इसमें 11 अध्याय हैं। तो पहले में तो वो राजाओं के दैवीय अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं, और जो दूसरा निबंध है इसमें लॉक अपने राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन और विश्लेषण इसमें करते हैं। वो हाब्स के दर्शन के लगभग प्रत्येक मुख्य सिद्धांत का वो विरोधी था। अतएव इस खंड की रचना करने में उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो हाब्स के सिद्धांतों और विशेष रूप से निरंकुश राजतंत्र का खंडन करना था। लेकिन जिस समय उसने इस खंड की रचना की उस समय इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय ने राजशक्ति का पुनरुद्धार करना अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना रखा था। इसलिए लॉक ने जानबूझकर हाब्स के निरंकुश राजतंत्र की आलोचना नहीं की, और अपने तर्कों का विकास करते समय लॉक एक क्षण के लिए भी हाब्स को विस्मृत नहीं होने देता। फिर भी उसने हाब्स का नाम लेकर उसके सिद्धांतों का खुलकर खंडन नहीं किया है। शासन पर 2 निबंध में लेवाइथन की तरह क्रमबद्धता नहीं है, तथापि व्यवहारिक सिद्धांत की पुष्टि से इसका महत्व लेवाइथन से अधिक है। जनता के क्रांति करने का अधिकार का प्रबलतम समर्थन करके उसने एक व्यवस्थित जो राजतंत्र था उसको चुनौती दी है, और गौरवपूर्ण क्रांति का औचित्य सिद्ध करने के प्रयास किया है इसमें। तो ये उनकी एक महत्वपूर्ण कृति है, शासन पर 2 निबंध। और इसके संदर्भ में
वाहन ने लिखा है कि लाक की ट्रीटीज 2 नाली की बंदूक है, जिसमें एक और फिल्मर की तरफ और दूसरी तरफ हाफ्स की ओर तनी हुई है। तो ये पहले निबंध और दूसरे निबंध की विषय वस्तु के बारे में वाहन की अपनी एक टिप्पणी है। एक उनकी पुस्तक है मानव समझ पर एक लेख, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये उनका एक दूसरा राजनीतिक साहित्य पर एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1690 में इसका प्रकाशन हुआ और इसका यूरोप के दर्शन शास्त्र के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। बर्कले, ह्यूम, कांट जैसे दार्शनिकों पर इसका प्रभाव पर स्पष्ट है और उसके उठाए हुए प्रश्नों ने इसके बाद में दर्शन शास्त्र के विकास की एक दिशा तय की। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ कृतियां लिखी हैं, शिक्षा पर विचार और प्राकृतिक नियम पर लेख। जहाँ तक लाक की पद्धति की बात है तो लाक आगमनात्मक पद्धति को फॉलो करते हैं, इंडक्टिव मेथड, और ये जो उनकी पद्धति है तत्कालीन मनोविज्ञान और अनुभव प्रधान वाली पद्धति है। इसका मतलब ये है कि मानव ज्ञान और आचरण की व्याख्या इंद्रियों के आधार पर इसमें की जाती है। आचरण के नियम अनुभव के आधार पर निर्धारित होते हैं। लाक ये मानकर चलता है कि समस्त ज्ञान का संचय जो है अनुभव के द्वारा होता है। मानव मस्तिष्क एक स्वच्छ स्लेट की भांति होती है। टैबुला रासा बोला उनको लिए कि एक कोरी स्लेट होती है जिस पर अनुभव रूपी उंगलियों से उस पर शब्द अंकित किए जाते हैं। ये लाक की अपनी एक पद्धति है। अनुभववादी विचारक कहा जाता है। दर्शन शास्त्र में जब हम अध्ययन करते हैं तो बुद्धिवादी और अनुभववादी विचारक सामने आते हैं, दार्शनिक सामने आते हैं, तो लॉक उनमें अनुभववादियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लॉक ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ शासन पर 2 निबंध इसमें सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं हाब्स की तरह, और वही महत्वपूर्ण चरण है। मानव स्वभाव के बारे में उनके अपने विचार हैं। हम देखेंगे कि मानव स्वभाव के बारे में लाक हाब्स से किस प्रकार भिन्न विचार रखते हैं। इसी तरह प्राकृतिक अवस्था में उनके अपने एक विशिष्ट विचार हैं जो हाब्स से भी उसकी तुलना करेंगे। प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकार, इनके बारे में उनके क्या विचार हैं। और फिर सामाजिक समझौता किस तरह से वो करते हैं, किन परिस्थितियों में समझौता होता है और क्या खास उसकी विशेषताएं हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, उस समझौते की विशेषता और इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये एक प्रारंभिक जानकारी लाक के बारे में आज हमने प्राप्त करी। धन्यवाद।